आज हमने जो है वो नोट्स पहले ही बना लिया, थोड़ा कंटेंट अब आगे जल्दी जल्दी बढ़े इसलिए। तो लास्ट टर्म पे हम लोगों ने कुछ फैक्टर्स देख लिए थे, जैसे कि ये वाला प्रेसिपिटेशन वाला जो है वो लास्ट टर्म पे हमने देख लिया था। अब आज हम लोगों को उसके आगे देखना है। आज हम बात करेंगे अडाप्टेशन टू फिजिकल एनवायरनमेंट की। तो अब यहाँ पे समझने वाली बात क्या है ये आप देखें। एडाप्टेशन बेसिकली कहते किसको हैं? एडाप्टेशन क्या है? कोई स्पीशीज अगर किसी पर्टिकुलर एनवायरनमेंट के लिए सूटेबल है तो इसका मतलब ये हुआ कि नेचर ने उसको सेलेक्ट कर लिया है बिकॉज ऑफ इट्स सूटेबिलिटी फॉर दैट पर्टिकुलर एनवायरनमेंट। और इसका मतलब ये होता है कि उस पर्टिकुलर स्पीशीज का उस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट के लिए जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो फुलफिल हो चुकी हैं, यानी कि वो पर्टिकुलर स्पीशीज अडाप्ट कर चुकी है। तो एडाप्टेशन बेसिकली है क्या? इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। इसका मतलब ये हो गया कि नेचुरल सिलेक्शन की प्रोसेस होने के बाद, और वो हो किस वजह से रही है? बिकॉज द ऑर्गेनिज्म हैज अडाप्टेड टू दैट पर्टिकुलर एनवायरनमेंट। तो एक लाइन में स्टेटमेंट इसकी प्रोडक्ट ऑफ नेचुरल सिलेक्शन है। अब थोड़ी सी इसकी डिटेल्ड डेफिनेशन की हम बात करें तो डेफिनेशन को भी हमने छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। एडाप्टेशन अचीव कैसे होता है, कोई भी स्पीशीज कैसे अडाप्ट करती है? तो जाहिर सी बात है अडाप्टेशन में जेनेटिक्स का बहुत रोल होता है, हेरिडिटी का बहुत रोल होता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि कोई भी ऐसा हेरिटेबल ट्रेट उस पर्टिकुलर सर, हाँ, ये स्लाइड हटाइए, प्रेसिपिटेशन लगा है अभी। प्रेसिपिटेशन लगा है, ये तो हट गया है। एडाप्टेशन ही है। वो तुम्हारा नेटवर्क स्लो होगा इसलिए वो अभी हटा नहीं होगा। ओके सर। बाकी सबको एडाप्टेशन दिख रहा है? यस हाँ सर। सर, एडाप्टेशन ही दिख रहा है। हाँ हाँ, यस यस सर। सर। ठीक है। तो एडाप्टेशन जो है वो बेसिकली क्या है, कैसे होता है कि कोई भी हेरिटेबल ट्रेट हो, वो चाहे बिहेवियरल हो या मॉर्फोलॉजिकल हो या फिजिकल हो, कोई भी हेरिटेबल ट्रेट है जो धीरे धीरे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इवॉल्व हुआ है, और इस इवोल्यूशन के दौरान इन सभी हेरिटेबल ट्रेट का क्या हुआ है? नेचुरल सिलेक्शन हुआ है। तो उसकी वजह से बेसिकली होगा क्या, क्यों कोई एनिमल अडाप्ट करना चाहेगा किसी पर्टिकुलर एनवायरनमेंट के लिए? मेन मकसद ये होता है कि उस पर्टिकुलर एनिमल की या प्लांट की फॉर दैट मैटर रिप्रोडक्टिव और सर्वाइवल फिटनेस ये जो है ये बनी रहे। जितना ज़्यादा फिटनेस सर्वाइवल के लिए होगी और रिप्रोडक्शन के लिए होगी, उतना ज़्यादा उस स्पीशीज के कंटिन्यू रहने की उम्मीद बढ़ जाएगी। तो ये हो गया अडाप्टेशन। इसी से रिलेटेड टर्म है हमारे पास एक्लिमेटाइजेशन। एक्लिमेटाइजेशन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है ये भी कहीं ना कहीं एडाप्टेशन से ही रिलेटेड टर्म है एक्लिमेटाइजेशन। यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ हम सिंगल ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं। लेट्स अंडरलाइन इट, सिंगल ऑर्गेनिज्म की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। और जैसे मान लीजिए कि कोई पर्टिकुलर एनवायरनमेंट है, लेट्स से ये दायरा हमने बना दिया, इट इज़ अ पर्टिकुलर एनवायरनमेंट। ये दूसरा एनवायरनमेंट है या दूसरा हैबिटेट कह दें हम, एनवायरनमेंट वन, दिस इज एनवायरनमेंट टू। यहाँ पे कोई पर्टिकुलर इंडिविजुअल जो है वो रह रहा है। अगर ये माइग्रेट करके इस एनवायरनमेंट में पहुंच गया
तो जाहिर सी बात है बिकॉज ऑफ द डिफरेंसेस इन द एनवायरमेंट इस पर्टिकुलर इंडिविजुअल को अपने अंदर कुछ चेंजेस लाने पड़ेंगे इस नए एनवायरनमेंट में एडजस्ट करने के लिए। जैसे आप अपना ही एग्जांपल ले लीजिए, कोई पढ़ लिख रहा है, किसी ने यहाँ से बीएससी की और उसके बाद वो अच्छा है पढ़ाई में, उसका सिलेक्शन कहीं अच्छी जगह एमएससी करने के लिए हो गया, कहीं आईआईटी रुड़की में हो गया या आईआईटी मद्रास में हो गया, कहीं भी आईआईटी बॉम्बे मान लीजिए, बॉम्बे बढ़िया है। अब वो जब यहाँ से गोंडा से निकलेगा तो गोंडा में जो एनवायरनमेंट उसको मिल रहा था अभी तक, जब वो बॉम्बे पहुँच जाएगा तो जाहिर सी बात है वहाँ की लाइफ स्टाइल, वहाँ का एनवायरनमेंट, वहाँ पे उसको एडजस्ट करने में वक्त लगेगा, लेकिन धीरे धीरे एडजस्ट कर जाएगा। कुछ लोग ऐसे एडजस्ट कर जाते हैं कि गोंडा में जब तक थे तब तक अवधी बोलते थे, और बॉम्बे में जाने के बाद जब वापस गोंडा आते हैं तो अपुन तोपुन करने लगते हैं, अवधी भूल जाते हैं। तो इतना भी ज़्यादा एडजस्ट नहीं करना चाहिए, लेकिन हाँ चेंजेस तो आते ही हैं। तो उसी चीज़ को अगर हम बाकी एनिमल्स के रिस्पेक्ट में बात करें तो ये सिंपली और कुछ नहीं है। एक्लिमेटाइजेशन इज़ एन एडाप्टेशन टू अ चेंज्ड एनवायरनमेंट। वो फिजिकल एडाप्टेशन हो सकता है, वो एनाटॉमिकल एडाप्टेशन हो सकता है, या फिर मॉर्फोलॉजिकल एडाप्टेशन ना कहें, इसको एडजस्टमेंट कहें तो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि एडाप्टेशन एक ब्रॉड टर्म है, वो स्पीशीज़ के लेवल पे होता है, जबकि एक्लिमेटाइजेशन जो है वो इंडिविजुअल के लेवल पे हो रहा है, सिंगल ऑर्गेनिज्म की बात हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो और एक्लिमेटाइजेशन जो है वो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है। एडाप्ट ये प्लेस चेंज होने की वजह से आप एडजस्ट करते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लगता है, लेकिन अडाप्ट करना किसी चेंज्ड एनवायरनमेंट के लिए, तो वो जब तक नेचुरल सिलेक्शन वाली प्रोसेस नहीं होगी तब तक एडाप्टेशन होगा नहीं। तो एडाप्टेशन जो है वो स्पीशीज़ के लेवल पे होगा, एंड इट विल टेक अ लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम, वाइल एक्लिमेटाइजेशन इज एट लेवल ऑफ इंडिविजुअल एंड इट टेक्स लेसर टाइम। तो एक चीज़ ये हो गई। इन्हीं से मिलता जुलता टर्म एक और है जिसको हम कहते हैं एक्लिमेशन। एक्लिमेशन क्या है? एक्लिमेशन इज सिंपली एडजस्टमेंट टू लेबोरेटरी कंडीशंस। जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये जो दो एनवायरनमेंट्स की हम बात कर रहे हैं, अगर ये वाला एनवायरनमेंट जो है वो लैब हो गया, ये वाला एनवायरनमेंट जो है वो नेचर है, तो नेचुरल कंडीशन से जब लैब की कंडीशन में किसी भी स्पीशीज, किसी भी ऑर्गेनिज्म को ले आया जाता है, तो उस एडजस्टमेंट को हम कहते हैं एक्लिमेशन। तो हमने एडाप्टेशन की बात की, एक्लिमेटाइजेशन की बात की, एक्लिमेशन की बात की। अब कुछ एग्जांपल्स के साथ और कुछ नए टर्म्स के साथ समझते हैं प्लांट्स के एडाप्टेशन को। वाटर स्ट्रेस के लिए प्लांट्स कैसे एडाप्ट किए हैं और कितने टाइप के इसमें पाए जाते हैं प्लांट्स। पहला टाइप जो हो गया वो है क्या? ज़ीरोफाइट्स। तो ज़ीरोफाइट्स ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कि ड्राई या जेरिक एनवायरनमेंट में या कंडीशन में ग्रो करते हैं, जहाँ पानी नहीं है, बहुत सूखा है। अब ये ज़ीरोफिटिक हैबिटेट्स, पानी की कमी, ये रियल भी हो सकती है और आभासी भी। यानी कि इसको हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं ज़ीरोफिटिक हैबिटेट को, सूखे हैबिटेट को। एक फिजिकल ड्राइनेस की वजह से ज़ीरोफिटिक कंडीशन आ जाए, और दूसरा होता है फिजियोलॉजिकल ड्राइनेस की वजह से। तो फिजिकल और फिजियोलॉजिकल ड्राइनेस, ये दो तरीके के ज़ीरोफिटिक कंडीशंस हो सकती हैं। फिजिकल ड्राइनेस का मतलब क्या हो गया कि पानी ही नहीं है, सॉइल में पानी ही नहीं है। और ऐसा क्यों? क्योंकि इसके दो मेन कारण हैं, या तो बरसात नहीं हो रही है तो पानी का सोर्स ही नहीं आया, या पानी आ रहा है लेकिन सॉइल जो है वो होल्ड नहीं कर पा रहा है पानी को। जैसे हमने बताया था आपको सैंड, सिल्ट, क्ले। तो अगर सैंड पार्टिकल्स ज़्यादा होंगे सॉइल में तो वाटर जो है वो परकोलेट करके चला जाएगा अंडरग्राउंड, तो ऊपर सरफेस पे नहीं रहेगा। तो फिजिकल ड्राइनेस का मतलब पानी नहीं है। इसके दो कारण भी हमने बता दिए। फिजियोलॉजिकल ड्राइनेस जो होती है, इसमें क्या है कि वाटर तो है, सॉइल में वाटर भरपूर अवेलेबल है, लेकिन प्लांट्स जो है उस वाटर को एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहे हैं। क्यों?
क्योंकि पानी के साथ साथ उस सॉइल में या तो सॉल्ट बहुत ज़्यादा है या एसिडिटी बहुत ज़्यादा है। तो अगर सॉल्टी कंडीशन होगी तो जाहिर सी बात है, मालूम है हमें कि प्लांट की जो ये रूट्स होते हैं, ये एक्सटेंसिव रूट सिस्टम जो भी होता है प्लांट का, ये सॉइल पार्टिकल्स होंगे इसके अराउंड इर्द गिर्द। अगर इसमें सॉल्ट का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा तो पानी जो है वो रूट में जाने के बजाय उल्टा रूट से बाहर निकल आएगा, एग्जॉस्मोसिस हो जाएगी। तो वाटर मौजूद है लेकिन उसके अलावा सॉल्ट या एसिडिक कंडीशन भी मौजूद है, तो इस वजह से वो वाटर प्लांट को अवेलेबल नहीं हो जाता। तो ये दो टर्म्स अलग अलग हो गए, एक हो गया फिजिकल ड्राइनेस और दूसरा हो गया फिजियोलॉजिकल ड्राइनेस। अब जो जीरोफिटिक प्लांट्स होते हैं उनमें बहुत अलग अलग तरीके के जीरोफिटिक या जीरोमॉर्फिक एडाप्टेशंस होते हैं। तो वो एडाप्टेशंस क्या हैं? सबसे पहली बात यह है कि वो अपने सरफेस एरिया को कम करेंगे। कम करने के लिए क्या करते हैं? आपने कोई ऐसा जीरोफिटिक प्लांट देखा है आसपास? कैक्टस। कैक्टस देखा? क्या होता है कैक्टस में बेसिकली? स्पाइन्स होते हैं बहुत वो सारे। क्या होता है स्पाइन? बेसिकली वो क्या, कौन सा स्ट्रक्चर था? लीफ है सर। हाँ, लीफ जो है, रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ लीफ। हाँ बिल्कुल सही, बॉटनी वाले बोले तो अच्छी बात है। अब ये लीफ है, आर्चिमोन मैक्सिकाना भी है। हाँ बिल्कुल है। नहीं तो आजीमोन मैक्सिकाना जो है उसमें लीफ जो है वो स्पाइन में कन्वर्ट हो जाती है। हाँ, स्पाइन्स होते हैं उसमें भी, हम पूरी तरह से कन्वर्ट नहीं रहते हैं। हाँ वही बात है, हम मॉडिफिकेशन की बात कर रहे हैं। एक ये नॉर्मल लीफ है तो जाहिर सी बात है इसका सरफेस एरिया जो है वो क्या होगा, ज़्यादा होगा। लेकिन जब ये मॉडिफाई हो गई इनटू स्पाइन या निडल लाइक स्ट्रक्चर में, तो सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? बिल्कुल कम हो जाएगा। तो ये रिड्यूस सरफेस एरिया की वजह से क्या होगा? ट्रांसपायरेशन के लिए सरफेस जो होगी वो कम मिलेगी, तो कम ट्रांसपिरेशन होगा, वाटर लॉस कम होगा। दूसरा है सनकेन स्टोमेटा एंड हेयर्स। तो स्टोमेटा जो है वो अंदर की तरफ धंसे हुए होंगे, तो इस वजह से स्टोमेटा से जो ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस होती है वो थोड़ा सा कम होगी। वैक्सी लीफ सरफेस, लीफ के सरफेस पे जो है वो वैक्स की कोटिंग इस टाइप की हो जाती है, तो ये भी प्रिवेंट करता है वाटर लॉस को। ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा एट नाइट, ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट जीरोफिटिक एडाप्टेशन है कि भाई स्टोमेटा की ज़रूरत क्यों पड़ती है। सबसे ज़रूरी तो ये है कि स्टोमेटा इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर गैसियस एक्सचेंज, तो CO2 लेना, O2 बाहर रिलीज करना, ये स्टोमेटा का मेन पर्पस है। तो दिन में अगर खुलेगा तो CO2 और O2 तो चलिए होगा एक्सचेंज, लेकिन पानी भी उड़ जाएगा। तो इससे अच्छा कि रात में खोलें, रात में गैस तो रहेगी लेकिन धूप नहीं रहेगी, तो ट्रांसपिरेशन नहीं होगा। कैम फोटोसिंथेसिस यानी क्रेसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म, ये स्पेसिफिक टाइप ऑफ फोटोसिंथेसिस इसी में है, ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा एट नाइट। देन सक्यूलेंस, सक्यूलेंस का मतलब ये होता है कि वाटर जो है वो स्टोर होता है लीफ में, फ्लैशी लीव्स हो जाती हैं या स्टेम्स फ्लैशी हो जाते हैं, जैसे म्यूसिलेजिनस सब्सटेंस में वाटर ट्रैप रहता है। और इसके अलावा एक्सटेंसिव रूट सिस्टम, रूट बहुत डीपली पेनिट्रेट करती हैं ताकि वाटर टेबल जो है वो बहुत नीचे होने के बावजूद भी वो रूट्स जो है वो पहुंच जाएं पानी तक। तो ये जीरोफिटिक जीरोमॉर्फिक एडेप्टेशंस हैं जीरोफिटिक प्लांट्स में। अब जीरोफाइट्स को फिर से क्लासिफाई किया गया है, 3 कैटेगरीज हैं हमारे पास। पहला जो है वो कहलाते हैं एफीमेरल्स। एफीमेरल्स या इनको हम ड्रॉट एस्केपर्स या ड्रॉट इवेडर्स भी कहते हैं, यानी सूखे से ये भागना चाहते हैं, दूर जाना चाहते हैं। दूसरी कैटेगरी है हमारे पास सक्यूलेंट्स की। सक्यूलेंट्स जो है वो ड्रॉट एंड्योरर्स होते हैं। एंड्योरर्स मतलब कि झेलते हैं किसी तरीके से सूखा जो कंडीशन होती है उसको। और तीसरा जो है वो है नॉन सक्यूलेंट्स, ये ड्रॉट रेजिस्टेंट होते हैं। ड्रॉट रेजिस्टेंट का मतलब कि परफेक्टली अडाप्टेड होते हैं टू द जीरिक एनवायरनमेंट, और इसीलिए इनको हम लोग ट्रू जीरोफाइट्स कहते हैं। तो एक एक करके हम तीनों को जरा देख लेते हैं। एफीमेरल्स की हम बात करें तो एस्केपर्स या इवेडर्स हैं। इसका मतलब ये हो गया कि ये भागना चाहेंगे जब सूखा कंडीशन होगा एनवायरनमेंट का, तो उससे पहले ही ये अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट कर लेते हैं, यानी कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल बिफोर अराइवल ऑफ ड्राई कंडीशन। सूखा पड़ने से पहले ही बोरिया बिस्तरा बांध लो सब।
और जब सूखा पड़े तो उस दौरान ये सीड्स के फॉर्म में सरवाइव करते हैं। सीड वैसे ही ड्राई होती है, सीड तो सालों तक पड़ी रहती है, जब उसको पानी मिलेगा तो जर्मिनेट करेगी, तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल वही आर्जिमोन मैक्सिकाना वाला आ गया। इट इज़ एन एग्जांपल ऑफ एफीमेरल या ड्रॉट एस्केपर। दूसरा सक्यूलेंट्स में, सक्यूलेंट्स अभी हमने बताया कि ये वाटर को स्टोर करते हैं, वो लीफ में स्टोर कर सकते हैं, स्टेम में स्टोर कर सकते हैं, रूट्स में, और स्टोरेज की वजह से ड्राई पीरियड्स के दौरान सर्वाइवल इनका पॉसिबल हो जाता है। इनमें और भी अडाप्टेशंस होते हैं, जैसे कि कैम पाथवे रन करता है, नंबर ऑफ स्टोमेटा कम हो जाते हैं तो ट्रांसपिरेशन भी कम हो जाता है, फिर वैक्सी, हेरी या स्पाइनी आउटर सरफेस, ये सारे मॉडिफिकेशंस वाटर लॉस को प्रिवेंट करने के लिए। एग्जाम्पल हमारे पास अपंशिया है और एलोवेरा, जानते हैं उसमें एकदम जिलेटिनस सब्सटेंस जैसा रहता है, एलोजेल। फिर है नॉन सक्यूलेंट्स, नॉन सक्यूलेंट यानी कि ड्रॉट रेजिस्टेंट, ट्रू जीरोफाइट्स हैं, और ये पेरिनियल प्लांट्स होते हैं, मतलब कि लाइफ साइकिल इनकी जो है कई ईयर तक लगातार चलती रहती है। सक्सेसफुली इंड्योर लॉन्ग एंड कॉन्टिन्यूस ड्राइनेस, क्योंकि इनके पास वो जितने भी हमने यहाँ पे जीरोफिटिक जीरोमॉर्फिक एडाप्टेशंस बताए ऑलमोस्ट सभी होते हैं इनके पास, और एक खास तौर से ये लास्ट वाला एक्सटेंसिव रूट सिस्टम, क्योंकि इसके बिना, पानी के बिना तो कोई नहीं सर्वाइव कर पाएगा, लेकिन रूट सिस्टम इतना एक्सटेंसिव हो जाए कि वो एकदम वाटर टेबल तक पहुंच जाए। जैसे कि कैलोट्रोपिस प्रोसेरा और कैजुराइना इक्विसेटिफोलिया, ये दो एग्जाम्पल्स हमारे पास हो गए। ये उसमें हेल्प करेगा, हालांकि इकोलॉजी और बॉटनी दोनों में हेल्प करेगा। तो ये हो गए हमारे पास जीरोफिटिक एडाप्टेशंस प्लांट के लिए यानी वाटर स्ट्रेस के लिए। अब हम बात करते हैं एनिमल्स एडाप्टेशन टू थर्मल स्ट्रेस, टेम्परेचर स्ट्रेस के लिए क्या क्या मॉडिफिकेशन या एडाप्टेशन। दो ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स हैं हमारे पास। एक है होम्योथर्मिक या वार्म ब्लडेड जिनको हम कह रहे हैं, और दूसरे हैं पॉइकिलोथर्मिक या जिनको हम कोल्ड ब्लडेड कह रहे हैं। तो होम्योथर्मिक में हमारे पास बर्ड्स और मैमल्स का एग्जाम्पल है, यहाँ पे फिश, एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स। अब डिफरेंस क्या होता है इन दोनों में? होम्योथर्मिक का मतलब ये है कि ये बॉडी टेम्परेचर को कांस्टेंट लेवल पे मेंटेन करते हैं, होम्यो सेम। अच्छा, अब ये जो होम्योथर्मी का मेंटेनेंस की प्रोसेस होती है, ये हाईली एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस होती है। मतलब आप ये समझें कि जितना भी एनर्जी इनटेक हम लोग करते हैं, उसका 90% तो सिर्फ हमको अपना इंटरनल टेम्परेचर कांस्टेंट रखने में खर्च हो जाती है एनर्जी। इसीलिए सुबह नाश्ता करो, दोपहर में भूख लग जाती है, दोपहर खाना खाओ, उसके बाद फिर शाम को चाहिए, फिर रात में डिनर चाहिए, और देर तक जग रहे हैं तो रात में 1-2 बजे फिर चाहिए। खाते रहो दिन भर। क्यों? 90% तो खाली वार्म हीट करने के लिए हो जा रहे खर्च। तो ऐसे जो एनिमल्स हैं, इनका जो मेटाबॉलिक रेट होता है वो बहुत हाई होता है, और साथ ही साथ लो थर्मल कंडक्टेंस होता है। इसका मतलब क्या है भाई? जाहिर सी बात है, हीट अगर प्रोड्यूस करनी पड़ रही है लगातार, तो सपोज करिए ये बॉडी है, बॉडी के अंदर हीट प्रोड्यूस हो रही है ऐसे इस तरीके से खूब ढेर सारी, अगर ये हीट बाहर की तरफ लॉस हो जाएगी तब तो बड़ी समस्या की बात होगी। तो बाहर की तरफ यानी कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में ये हीट का लॉस ना हो, इस वजह से जो ये सरफेस है, इसको ऐसा डिज़ाइन किया गया है, या एवोल्यूशन के दौरान ऐसा डिज़ाइन हुआ है कि इसका थर्मल कंडक्टेंस जो है वो काफ़ी कम रहे, यानी कि ये इंसुलेटर की तरह कुछ कुछ एक्ट कर पाए। तो आपको मालूम ही है, जैसे हम लोग अपनी बात करें तो स्किन के नीचे क्या होता है, वो फैट की लेयर होती है, और वो जो है बेसिकली इंसुलेटर की तरह एक्ट करती है। अब हम पॉइकिलोथर्मिक या कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे क्या होता है कि जो बॉडी का टेम्परेचर है वो एनवायरनमेंट के टेम्परेचर के हिसाब से फ्लक्चुएट करता रहता है। यानी कि बाहर अगर टेम्परेचर कम हुआ, ठंडी का मौसम आ गया, तो इनके भी बॉडी टेम्परेचर कम हो जाएंगे, एक्टिविटीज़ कम हो जाएंगी। जैसे रेप्टाइल्स वगैरह आप देखते हैं घर में, छिपकली वगैरह अभी अभी तो खूब दिख रही हैं, लेकिन जैसे एक महीना बीतेगा, अभी दिसंबर वगैरह आएगा, सब गायब हो जाएंगे, मच्छर वच्छर सब कम हो जाएंगे, क्योंकि सब कोल्ड ब्लडेड है। अब ऐसे एनिमल्स जितने भी हैं,
इनका मेटाबॉलिक रेट जो है वो कम होता है, और थर्मल कंडक्टेंस इनकी बॉडी सरफेस का वो बहुत हाई होता है। तो जैसे ही बाहर का टेम्परेचर बढ़ा, इनका भी टेम्परेचर बढ़ जाएगा, टेम्परेचर घटा तो इनका टेम्परेचर कम हो जाएगा। लो मेटाबॉलिक रेट होने से क्या फायदा? अब आप, अगर हम यहाँ पे एक सवाल पूछ लें थोड़ा सा, आपको क्या लगता है, होम्योथर्मिक एनिमल्स फायदे में है, या होम्योथर्मी फायदे का सौदा है, या पॉइकिलोथर्मी? आपकी क्या राय है? कोल्ड ब्लडेड, क्योंकि ये ज्यादा से ज्यादा एनर्जी अपना बचा सकते हैं। हाँ, अच्छा, एक पॉइंट ये हो गया। तो वार्म ब्लडेड होने का नुकसान ही है, कोई फायदा नहीं है? ये भी तो बात है ना। चलो, एक फायदा तो उनको हमको दिख गया कि अपनी एनर्जी को कम कर सकते हैं, एनर्जी कंजम्पशन को। तो वार्म ब्लडेड क्या करेंगे फिर? टेम्परेचर रेगुलेट। उससे फायदा क्या है? सर अडेप्टेशन, एडाप्टेशन टू व्हाट? मतलब किसी भी एनवायरनमेंट में एडाप्टेशन मतलब अडेप्ट कर सकते हैं, सरवाइव कर सकते हैं। हाँ, एग्जैक्टली सही है। कुल मिला के इनका डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड नहीं होगा, फिर ये कहीं भी जा सकते हैं। आप देखिए, पोल्स पे भी पाए जाते हैं, पोलर बेयर वेयर सब। क्यों? क्योंकि इंटरनल एनवायरनमेंट जो है, इंटरनल टेम्परेचर ये मेंटेन कर पा रहे हैं। वहाँ पे रेप्टाइल्स नहीं आपको दिखेंगे पोल्स पे। क्यों? क्योंकि वो तो बर्फ में कहाँ जिंदा रह पाएंगे। यहीं पे ठंड पड़ने लगती है तो हाइबरनेशन चले जाते हैं, तो पोल्स पे कहाँ मिलेंगे। तो दोनों का अपना फायदा, अपना नुकसान है। एक को एनर्जी के दम पे पूरे धरती पे भ्रमण करने का मौका मिल रहा है, होम्योथर्म्स की बात करें, और दूसरे को कम एनर्जी खर्च करके एक लिमिटेड या रेस्ट्रिक्टेड इलाके में ही रहने की सहूलियत मिल रही है। तो अब ये जो पॉइकिलोथर्म्स की हमने बात की, इनका एक ऑपरेटिव टेम्परेचर रेंज होता है, यानी कि अपर और लोअर थर्मल लिमिट इनकी सेट है। हमारे केस में तो एक कांस्टेंट टेम्परेचर है, लिमिट तो हमारी भी सेट है। अगर बहुत कम हो जाएगा टेम्परेचर तो हाइपोथर्मिया हो जाएगा, जान चली जाएगी। बहुत ज़्यादा हो जाएगा हाइपरथर्मिया, बुखार हो जाएगा, ज़्यादा बुखार हो जाए जान चली जाती है। लेकिन वर्किंग के लिए हमारे, वो तो पैथोलॉजिकल कंडीशन हो गई ना, नॉर्मल कंडीशन तो है नहीं वो। इनमें एक ऑप्टिमम टेम्परेचर रेंज होती है पॉइकिलोथर्म्स में, अपर और लोअर, और उसी के दायरे में ये काम करते हैं। उससे कम होगा तो हाइबरनेशन में चले जाएंगे, ज़्यादा होगा तो एस्टिवेशन में चले जाएंगे मोस्टली। अब एक टर्म आता है टॉरपॉर। टॉरपॉर क्या होता है? टॉरपॉर का मतलब सिंपली स्टेट ऑफ डिक्रीज्ड फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज इन एनिमल्स। तो जाहिर सी बात है, टेम्परेचर चेंजेस की वजह से अगर फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी कम हो रही है तो उसको हम टॉरपॉर कहते हैं, इकोलॉजिकल टर्म है। अब टेम्परेचर से ही रिलेटेड दो टर्म्स और हैं हमारे पास, एक है एंडोथर्मिक और दूसरा एक्टोथर्मिक। ध्यान देने वाली बात है, हम कई बार होम्योथर्म या एंडोथर्म एक साथ कह देते हैं, या पॉइकिलोथर्म और एक्टोथर्म। तो ये दोनों बिल्कुल सिमिलर टर्म्स नहीं है, इसीलिए अलग अलग इसको हमने यहाँ पे मेंशन किया है। एंडोथर्मिक का मतलब क्या है? एंडोथर्मिक का मतलब ऐसे एनिमल्स जो सफिशिएंट मेटाबॉलिक हीट प्रोड्यूस कर रहे हैं ताकि उनके बॉडी का टेम्परेचर हाई मेंटेन रहे। पोलर बियर्स हो गए, पेंगुइन्स हो गए, इनके एग्जांपल्स हो गए। एक्टोथर्मिक में क्या है कि ये जो एनिमल्स हैं उनको अगर हीट की रिक्वायरमेंट होगी तो वो एनवायरनमेंट से ऑब्टेन करेंगे। हम खुद से पैदा कर रहे हैं हीट, और ये एक्टोथर्मिक एनवायरनमेंट से ले रहे हैं। फ्रॉग्स हो गए, सैलमेंडर्स हो गए जो। अब एक टर्म और यहाँ पे आता है टेम्पोरल हेटेरोथर्म्स। टेम्पोरल हेटेरोथर्म्स का मतलब कि ऐसी स्पीशीज जो कभी कभी अपने टेम्परेचर को रेगुलेट भी कर सकती है, और कभी कभी सीधे एनवायरनमेंट के भरोसे छोड़ दिया, कोई रेगुलेशन नहीं। जैसे कि बैट्स, हमिंग बर्ड्स, ये जो स्पीशीज हैं ये टेम्पोरल हेटेरोथर्म्स हैं। ये टॉरपॉर में चले जाते हैं, यानी कि फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी जो है इनकी कम हो जाती है, बिल्कुल रिड्यूस्ड हो जाती है। अच्छा, ये कैसे मेंटेन करते हैं? इसका मतलब ये है कि किसी स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम में, यूजुअली कब, जब भोजन की कमी हो, बहुतायत में ना हो भोजन, तो उस दौरान ये अपने इंटरनल टेम्परेचर को ड्रॉप कर लेते हैं। भाई देखो, बैट क्या है? मैमल है। हमिंग बर्ड्स क्या है? बर्ड्स हैं।
बर्ड और मैमल होने के बावजूद ये अपने इंटरनल टेम्परेचर को कम कर ले रहे हैं। हम लोग तो कर नहीं सकते, हम लोग कम करेंगे दिक्कत हो जाएगी, लेकिन ये ऐसा कर सकते हैं। कब? जब भोजन कम हो। तो जब भोजन कम रहेगा तो हीट ना प्रोड्यूस करो। तो दीज आर कॉल्ड एज टेम्पोरल हेटेरोथर्म्स। अब यहाँ पे ये नोट का जो पॉइंट है वो इंपॉर्टेंट है। इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है कि एक्टोथर्म और एंडोथर्म, ये जो दोनों टर्म्स होते हैं, ये उस मैकेनिज्म को डिनोट करते हैं जिसकी वजह से बॉडी का टेम्परेचर डिटरमाइन हो रहा है। तो एंडोथर्म का मतलब क्या हो गया? हीट प्रोड्यूस करने की मैकेनिज्म हमारी बॉडी में है। एक्टोथर्म का मतलब हीट ऑब्टेन करने की मैकेनिज्म फ्रॉम द एनवायरनमेंट, वो डिफरेंट है। प्रोड्यूस नहीं हो रही है हीट, हीट एक्सचेंज हो रही है फ्रॉम द एनवायरनमेंट। तो मैकेनिज्म की जब बात करते हैं हम बॉडी टेम्परेचर के लिए, तो एक्टोथर्म और एंडोथर्म का इस्तेमाल करते हैं। होम्योथर्म और पॉइक्लोथर्म, ये नेचर ऑफ बॉडी टेम्परेचर, तो ये ऊपर वाला मैकेनिज्म ऑफ बॉडी टेम्परेचर के लिए टर्म यूज होते हैं, और ये नेचर ऑफ बॉडी टेम्परेचर, इसका मतलब क्या हो गया कि बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट है या वेरिएबल है। ये अगर हमको डिफाइन करना होगा तो होम्यो और पॉइक्लोथर्म टर्म यूज करेंगे। और क्या मैकेनिज्म है? तो हीट प्रोड्यूस इनसाइड द बॉडी और हीट इज बीइंग एक्सचेंज फ्रॉम द एनवायरनमेंट, उसके लिए एक्टो और एंडोथर्म टर्म्स का यूज करेंगे। अब बात करते हैं हम रिलेशनशिप बिटवीन बॉडी साइज एंड टेम्परेचर। तो बॉडी साइज और टेम्परेचर के बीच में क्या रिलेशन है? कॉमन सेंस की भी बातें हैं यहाँ पे। देखिए, किसी भी एनिमल की बॉडी एनवायरनमेंट से हीट एक्सचेंज करेगी किस प्रोपोर्शन में? अगर सरफेस एरिया जो एनिमल का है, एनिमल बॉडी का, वो ज़्यादा है तो ज़्यादा हीट एक्सचेंज होगी। अगर टेम्परेचर डिफरेंस बॉडी में और एनवायरनमेंट में ज़्यादा है तो भी ज़्यादा हीट एक्सचेंज होगी, सीधी सी बात है। तो अब इस चीज़ को समझिए, स्मॉल साइज्ड एनिमल्स, अगर छोटे साइज का एनिमल है तो इनका सरफेस एरिया वॉल्यूम के रिलेशन में ज़्यादा होता है, और ये जो सरफेस एरिया रिलेटिव टू वॉल्यूम है ये बढ़ता चला जाता है जैसे जैसे एनिमल का साइज बढ़ता चला जाता है। अब इसको ऐसे समझ लेते हैं, तरीका बता भी चुके हैं पहले। जैसे मान लो ये छोटे छोटे सेब हैं, ये कितना है? 1 किलो सेब। और ये बड़े बड़े सेब हैं, ये भी है 1 किलो। बताओ किस सेब में, यानी किस साइड, इधर या इधर, ज्यादा छिलका मिलेगा तुमको? इधर ना, छोटे वाले। छोटे वाले में छिलके ज्यादा मिलेंगे, और इधर जी जी। हाँ, इसमें छिलका कम मिलेगा और गूदा ज्यादा होगा, मेन जो यस। आइटम। तो ऐसे ही समझ लो इसको सिंपल से, कि 1 किलो ये भी है, 1 किलो ये भी है, लेकिन साइज इसका छोटा होने की वजह से इसका सरफेस एरिया यानी छिलका ज्यादा है। साइज इसका वॉल्यूम बड़ा होने से इसका सरफेस एरिया टू वॉल्यूम जो है वो कम हो जाता है। तो जैसे जैसे साइज बढ़ेगा वैसे वैसे सरफेस एरिया रिलेटिव टू वॉल्यूम कम होता जाएगा। जैसे जैसे साइज छोटा होगा सरफेस एरिया रिलेटिव टू वॉल्यूम बढ़ता जाएगा। अब आप इस बात को ऐसे भी इसकी तस्दीक कर सकते हैं कि सेल जो है वो कब डिवाइड करती है? बताओ, सेल तब डिवाइड करने या डिवीजन में जाती है जब उसने एक प्रॉपर साइज अटेन कर लिया हो। अच्छा, ये साइज जो अटेन करने की बात होती है ये एक लिमिटिंग फैक्टर होता है सेल को डिवाइड करने के लिए, क्योंकि अगर सेल का साइज बढ़ता चला जाएगा तो बाहर से जो भी मटेरियल सेल एक्सचेंज कर रही है उस मटेरियल को, अगर लेट्स सपोज ये कोई फैक्टर है, इट हैज़ टू मूव इनटू द न्यूक्लियस, तो इसको इतना लंबा रास्ता ट्रेवल करना पड़ेगा। इसी तरीके से अंदर से कोई मटेरियल अगर सरफेस से बाहर ले आना है तो उसको भी बहुत लंबा रास्ता, यानी कि जो एफिशिएंसी है सेल के मेटाबॉलिज्म की वो कम हो जाएगी। इस एफिशिएंसी को वापस से मेंटेन करने के लिए सेल क्या करती है? डिवाइड कर जाती है। फिर से साइज
अब सरफेस एरिया बढ़ गया, वॉल्यूम कम हो गया, तो अब जो एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स है वो एफिशिएंट हो गया। तो उसी चीज़ को हम यहाँ पे एनिमल बॉडी के रेस्पेक्ट में अगर बताएं तो छोटे जो एनिमल्स होते हैं उनका सरफेस एरिया ज़्यादा होता है, सिंपल सी बात। तो अगर किसी, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगर किसी ऑर्गेनिज्म को बाहर से हीट एब्जॉर्ब करनी है, यानी किस टाइप के एनिमल्स, एक्टोथर्मिक एनिमल्स की हम बात कर रहे हैं, तो अगर ऑर्गेनिज्म को बाहर से हीट एब्जॉर्ब करनी है तो आपको क्या लगता है, उसका साइज बहुत बड़ा होना चाहिए या छोटा होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। छोटा होना चाहिए। जब साइज छोटा होगा तभी उसको ज्यादा सरफेस एरिया मिलेगा, है ना, वॉल्यूम के कंपैरिजन में, और तब हीट एक्सचेंज जो है वो बाहर से इफेक्टिवली हो जाएगा। तो ये बात यही है, देखिए कितना अमाउंट में हीट एब्जॉर्ब करना है और कितना टाइम लगेगा बॉडी टेम्परेचर को इतना बढ़ाने के लिए कि वो एनिमल अपनी एक्टिविटी परफॉर्म कर सके, ये चीज इंक्रीज कर जाती है बॉडी मास के साथ। भाई बॉडी मास अगर ज़्यादा बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है उस मास को हीट करने के लिए अमाउंट ऑफ हीट भी ज़्यादा लगेगी और ड्यूरेशन भी ज़्यादा लगेगा। इस वजह से तो पता चले दिन भर बॉडी ही हीट कर रहे हैं तो बाकी काम कब करेंगे। इस वजह से ये जो एक्टोथर्मी है या एक्टोथर्मिक एनिमल्स हैं, इनके बॉडी साइज पे एक कंस्ट्रेन लग जाता है, एक बैरियर लग जाता है कि भाई ज़रूरत से ज़्यादा इनको बड़ा नहीं होना है। आप देखिए इससे होता क्या है, जब बॉडी साइज में एक कंस्ट्रेंट लग गया तो इनके डिस्ट्रीब्यूशन पे भी पाबंदी लग जाती है। किस टाइप के एक्टोथर्मिक एनिमल्स में या पॉइक्लोथर्म्स पे, जिनका लार्ज साइज है। तो अगर लार्ज साइज के पॉइक्लोथर्म्स हैं, हो सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये कहाँ पाए जाएंगे फिर? अब आप खुद सोचिए, अगर बहुत बड़े साइज का, अब हम तो जानते हैं भाई डायनासोर और भी तो थे, वो भी तो रेप्टाइल ही थे, बहुत बड़े साइज के थे, लेकिन कहाँ पे वो रेस्ट्रिक्टेड होंगे? उनका डिस्ट्रीब्यूशन सब ट्रॉपिक्स और ट्रॉपिक्स में ही। ऐसा क्यों? क्योंकि सब ट्रॉपिक्स और ट्रॉपिक्स वाले जो इलाके होते हैं वहाँ ऑलरेडी टेम्परेचर बहुत हाई होता है। तो लार्ज साइज के जो पॉइक्लोथर्म्स हैं ये पोलर रीजन में या सब पोलर रीजन में नहीं पाए जाएंगे, क्योंकि वहाँ हीट एक्सचेंज नहीं हो पाएगा, सरवाइव नहीं कर पाएंगे। तो ये एक जनरल ऑब्जर्वेशन है। अगर हम होम्योथर्म्स की बात करें तो ये जो इफेक्ट है वो ऑपोजिट होता है पॉइक्लोथर्म्स के। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो बॉडी है वो खुद ही हीट को प्रोड्यूस कर रही है रेस्पिरेशन के थ्रू। अब ये हीट जो है वो प्रोड्यूस अंदर से हो रहा है, लेकिन कुछ अमाउंट जो है वो एनवायरनमेंट में चला जा रहा है, लॉस हो जा रहा है बिकॉज ऑफ द एक्सचेंज सरफेस। तो अगर ऑर्गेनिज्म छोटा होगा, अब देखिए यहाँ पे ध्यान, यहाँ पे उल्टा केस है। यहाँ अगर छोटा ऑर्गेनिज्म होगा तो उसका सरफेस एरिया ज़्यादा होगा, इसका मतलब जो हीट वो प्रोड्यूस कर रहा है वो बाहर बहुत तेज़ी से चली जाएगी। तो इसलिए यहाँ पे सरफेस वॉल्यूम रेशियो हाई होने की वजह से हाई हीट लॉस होगा। अगर ऑर्गेनिज्म बड़ा है तो सरफेस वॉल्यूम रेशियो कम होगा और लेस हीट लॉस होगी सराउंडिंग में। अब इन ऑब्जर्वेशंस के बेसिस पे कुछ रूल्स आप देख लें। पहला है बर्गमैन्स रूल। बर्गमैन रूल क्या कहता है कि किसी स्पीशीज के जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो बड़े होते हैं कहाँ? कोल्डर एनवायरनमेंट में देन इन वार्मर क्लाइमेट। और ये किसके लिए हो रहा है? ये बर्गमैन्स रूल जो है वो होम्योथर्मिक एनिमल्स की बात बता रहा है। बात समझ में आ रही है ना कि अगर कोई इंडिविजुअल कोल्ड एनवायरनमेंट में रह रहा है तो लार्ज बॉडी साइज करने से क्या फायदा होगा? फायदा ये होगा कि सरफेस एरिया रिलेटेड टू वॉल्यूम वो कम हो जाएगा, तो हीट लॉस कम होगा। तो कोल्ड एनवायरनमेंट में हीट लॉस नहीं होना चाहिए। एलेन्स रूल, एलन रूल क्या कह रहा है कि ऐसे एंडोथर्मिक एनिमल्स
जो कोल्डर क्लाइमेट्स में पाए जाते हैं उनकी एक्सट्रीमिटीज या अपेंडेजेस छोटे छोटे होते हैं, जैसे उनके कान या उनकी पूंछ। ये एलन रूल बेसिकली बर्गमैन रूल का ही एक्सटेंशन है। इन्होंने पूरे बॉडी साइज की बात कर दी और इन्होंने एक्सट्रीमिटीज और अपेंडेज की बात कर दी। तो शॉर्ट एक्सट्रीमिटीज या अपेंडेज होने से फायदा यह है कि कम सरफेस एरिया हो जाएगा, जिससे हीट एक्सचेंज या हीट लॉस कम हो जाएगा, और यही चाहिए। तो स्मॉलर एक्सट्रीमिटीज, लेसर सरफेस एरिया, डिसिपेट लेस हीट इन ए कोल्डर क्लाइमेट। तीसरा जो रूल आता है वो है हेसीज रूल। इसको हम हार्ट वेट रूल भी कहते हैं। क्यों? क्या है ये रूल? ऐसी स्पीशीज जो ठंडे इलाकों में पाई जाती है उनका दिल बड़ा होता है बॉडी वेट के कंपैरिजन में देन क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज इनहेबिटिंग वार्मर क्लाइमेट्स। दिल बड़ा रखने की क्या जरूरत है? वैसे तो दिल बड़ा बहुत कम लोगों का होता है, लेकिन इनका होता है। तो यानी कि हम लोगों को अगर अपना दिल बड़ा करना हो तो ठंडे इलाके में चले जाना चाहिए। खैर, क्या पर्पस है लार्ज हार्ट होने का यहाँ ठंडे इलाकों में? कुछ गेस करो, बताओ। स्ट्रोक वॉल्यूम ज्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से ब्लड जो है मतलब ठंडे इलाके में ज्यादा क्लॉट करते होंगे, तो ज्यादा से ज्यादा मतलब गाढ़ा हो जाता होगा इस वजह से। नहीं नहीं, ब्लड वो तो देखो होम्योस्टेसिस नहीं, हाँ बता सर, जैसे कि उसमें टेम्परेचर जब कम होगा तो जो नस है मतलब ये वेसल्स है हम लोग की कंस्ट्रक्ट कर जाएंगी, इसकी वजह से प्रेशर इंक्रीज करने के लिए हार्ट का मतलब उसका ब्लड का। बेसिकली ये जो भी इसको सोच रहे हो, इसको हीट, सरफेस एरिया, इन सब कॉन्टेक्स्ट में सोचो, बाकी फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट में मत सोचो, क्योंकि हेसिस रूल भी बर्गमैन रूल का ही एक एक्सटेंशन है। अब उसके हिसाब से दिमाग लगाओ। टेम्परेचर, हीट लॉस, ये सब लगाओ दिमाग। आज नहीं लगा पा रहे हो तो आज लगा के कल बताओ। इसको हम अब आज नहीं डिस्क्लोज करेंगे, ठीक है? तो ये सब लोग सोचेंगे इसको और इस आउटकम पे आएंगे। तो आज के लिए इतना है, इसके आगे हम लोग कल देखेंगे फिर।